वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और वहाँ पर मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और बचे हुए टॉपिक्स इस पार्ट में कवर हो जाएंगे। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय मी, माय नेम इज़ मानव। और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरी सोशल मीडिया लिंक्स गिवन है। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। Changing society, new caste and hierarchies. First of all, meaning of hierarchy. Anything that is in systematic order is called hierarchy. आप लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट में इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हायरार्की का मीनिंग निकल कर सामने आता है जाति से। तो अब जैसे जैसे इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती जा रही थी, सोसाइटी ग्रो कर रही थी, यहाँ पर नए स्किल्स की ज़रूरत बढ़ने लगी थी और यहाँ पर अब सामने निकल कर आई थी जाति। क्या थी ये जाति? सबसे पहले ग्रुप में डिवाइड किया गया था, किसके? वर्ण के। फिर इसी ग्रुप में एक नया सब ग्रुप आ चुका था और उन्हें कहा गया जाति। पहले वर्ण में डिवाइड था, अब उन्हीं वर्ण के भीतर जातियों में डिवाइड था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी नई कास्ट थी जो ब्राह्मण्स में भी निकल कर सामने आई थी और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स भी थे जो इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे और उन्हें जातियों का स्टेटस दे दिया गया था। कुछ आर्टिसंस भी थे जिन्होंने ज्वाइन किया, जैसे स्मिथ्स, कारपेंटर्स और मैसन्स, सुनार, लकड़ी का काम करने वाले, और मिस्त्री जो घर वगैरह बनाते हैं। ये रिकॉग्नाइज कर दिए गए थे जातियों में ब्राह्मण्स के द्वारा। और अब जहाँ पहले वर्ण था बेसिस किसी भी सोसाइटी का, अब वो बनती जा रही थी जातियाँ। अब जो क्षत्रिय ग्रुप था, वर्ण था, इसमें कुछ नई जातियाँ आईं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे राजपूत। ये कब इमर्ज हुए थे? ये इमर्ज हुए थे 11th और 12th सेंचुरी में और ये वेरियस लाइनेजेस से बिलोंग करते थे, अलग अलग कुलों से बिलोंग करते थे, जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्यास एंड मैनी मोर। और इनमें से कुछ पहले से ही ऐसे थे जो कि ट्राइब्स थे। इनमें से कुछ कुलों को कहा गया राजपूत। ये वही लोग थे जिन्होंने पुराने रूलर्स को रिप्लेस कर लिया था और स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डोमिनेंट थी। यहाँ पर जब सोसाइटी इमर्ज होने लगी तो इन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या किया? इन्होंने अपनी वेल्थ को भी यूज़ किया ताकि वो अपने स्टेट्स को और भी ज़्यादा पावरफुल कर लें। तो यहाँ पर अब जो ट्राइबल पीपल थे उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो रहा था राजपूत का। तो उनके दिलों में भी ये इच्छा जागी कि क्यों ना वो भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाए। तो अब उन्होंने भी कोशिशें शुरू कर दी थी और इसमें इनका सपोर्ट भी किया किसने? ब्राह्मण्स ने। और ये इस कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए। लेकिन सभी के हाथ में स्वीट फ्रूट्स नहीं आते। इनमें से कुछ ही ऐसे ट्राइब्स थे जो रूलिंग क्लास का पार्ट बन पाए और जो मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स थी ये लोअर जातिज़ में चली गई, ये नीची जातियों में चली गई। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी डोमिनेंट ट्राइब्स भी थी जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहा करती थी। लेकिन इससे पहले कि ये इसका पार्ट बन पाते, इससे पहले ही ये इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब क्योंकि ये इस्लामिक पीपल बन चुके थे तो डेफिनेटली ये क्या करने वाले थे? इस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने वाले थे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये जो सिस्टम है ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं है और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो स्टेट्स का इमरजेंस होता है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है इन्हीं ट्राइबल पीपल के सोशल चेंजेस से। इसी के दो एग्जांपल आपको आगे चलकर मिलने वाले हैं, एक अहोम्स का और एक गोंड्स का। अ क्लोजर लुक, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोंड्स के बारे में और अहोम्स के बारे में और हम इसकी शुरुआत करते हैं गोंड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइब्स थी तो कहाँ रहने वाली थी? फॉरेस्टेड एरिया में। तो जिस फॉरेस्टेड एरिया में ये रहते थे उसे कहा जाता था गोंडवाना या फिर कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। जिस तरह जिस रीजन में बुंदेला रहते थे उसे बुंदेलखंड कहा गया, जिस रीजन में बघेल रहते थे उसे बघेलखंड कहा गया, इसी तरह जहाँ गोंड्स रहते थे इसे गोंडवाना कहा गया। अब ये कैसी कल्टीवेशन करते थे? ये एक अलग तरीके की कल्टीवेशन करते थे जिसे कहा जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? यहाँ पर सबसे पहले एक फॉरेस्ट एरिया को लिया जाता है, वहाँ के ट्रीज और बुशेस को काट दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। फिर उसी जगह पर
खेती किसानी की जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देती है, तो ये उस जगह को छोड़कर किसी नए पीस ऑफ लैंड में जाकर इसी कल्टीवेशन को दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो ये जो गोंड ट्राइब थी ये डिवाइडेड थी छोटे छोटे क्लैंस में, छोटे छोटे किलों में, और हर एक कुल का खुद का एक राजा होता था जिसे राय कहा जाता था। अब जब दिल्ली सुल्तान डिक्लाइन करने लगे थे, इसी वक्त कुछ ऐसे गोंड किंगडम थे जो काफ़ी डोमिनेंट हो चुके थे और ये एरिया को कैप्चर करते जा रहे थे। यहाँ पर इनका मेंशन अकबरनामा में भी है, जो कि अकबर की हिस्ट्री है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो गोंड किंगडम था इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था गढ़कटंगा। इसमें 70,000 विलेजेस थे और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये सेंट्रलाइज्ड था। मतलब यहाँ पर जो राजा का ऑर्डर होता था वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता था, उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। अब इनका किंगडम जो था ये डिवाइडेड था किसमें, गढ़ में। गढ़ आप ऐसे समझिए कि जो हमारा इंडिया है स्टेट में डिवाइडेड है। तो जो ये गोंडवानास थे, ये जो गोंड थे, इनके जो स्टेट थे इसे गढ़ कहा गया। अब जो हर एक गढ़ है ये कंट्रोल किया जाता था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा, एक पर्टिकुलर गोंड के कुल द्वारा। इसी के साथ साथ अब ये जो गढ़ था ये भी डिवाइडेड था किसमें, 84 विलेजेस में, जिसे 84 कहा जाता था। जिस तरह से हमारा स्टेट डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट में, इनके जो गढ़ थे ये 84 में डिवाइडेड थे और हर एक 84 का सब डिवाइड भी होता था जिसे बरहौत कहा जाता था, और इसमें 12 विलेजेस होते थे। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में वार्ड्स होते हैं उसी तरह 84 में बरहौत्स होते थे जिसमें 12 विलेजेस होते थे। अब आगे क्या हुआ कि जब इनका इमरजेंस हुआ और ये काफ़ी पावरफुल हुए, तो ये क्या चाहते थे कि इनका नाम बढ़ना शुरू करे। इसी वजह से ये जो सिस्टम था इनका, जहाँ पर इक्वल सोसाइटी होती थी, ये डिवाइड होना शुरू हो गई अनइक्वल सोशल क्लासेस में। यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण्स को काफ़ी लैंड ग्रांट्स भी दिए जो कि दिए थे गोंड राजाओं ने, और इसी वजह से ये जो ब्राह्मण्स थे ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे। और ये जो गोंड थे, ये जो ट्राइब थी, ये भी अपना नाम ऊंचा करना चाहती थी। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना अब ये राजपूत क्लैन में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसी को लेकर अमनदास, जो कि एक गोंड राजा था गढ़कटंगा का, इसने एक टाइटल एज्यूम किया। कौन सा टाइटल था वो टाइटल था संग्राम शाह का। और फिर इसी के साथ साथ उसने अपने बेटे दलपत की शादी करवा दी सालबाहन, जो कि चंदेल राजपूत राजा थे महोबा के, उनकी बेटी के साथ, जिनका नाम था दुर्गावती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दलपत होते हैं उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन रानी दुर्गावती, जो कि एक रियल राजपूत थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से किंगडम को संभाला। वो काफ़ी कैपेबल थी और उनके साथ में उनका 5 साल का बेटा भी था जिसका नाम था वीर नारायण। इनके अंदर जो किंगडम था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली फैला, काफ़ी ग्रो कर रहा था। लेकिन टाइम आता है 1565 का और यहाँ पर मुग़ल फोर्सेस की नज़र इनके किंगडम पर पड़ जाती है और असफ़ खान, जो कि मुग़ल फोर्सेस को लीड कर रहा था, इन्होंने गढ़कटंगा पर अटैक कर दिया। रानी दुर्गावती, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था असफ़ खान को, लेकिन वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि उसे हरा पाती। लेकिन यहाँ पर प्राउड की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया बल्कि मौत को गले लगा लिया, और इसी तरह से इनके बेटे की भी मौत यहाँ पर हो जाती है। अब गढ़कटंगा की इकनॉमी के बारे में बात करते हैं। गढ़कटंगा एक काफ़ी रिच स्टेट था और इसकी सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती थी वो कहाँ से होती थी, इनके यहाँ पर ये एलिफेंट्स को ट्रैप करते थे और दूसरे जो किंगडम्स हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते थे। जब मुग़लों ने गोंड्स को हराया तो यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारी धन, काफ़ी सारी दौलत मिली। दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, और इसी के साथ साथ इन्हें यहाँ पर काफ़ी सारे एलिफेंट्स भी मिल गए थे। इसके बाद जब इन्होंने लूट मार मचा ली तो जो बचा कुचा था वो वीर नारायण के अंकल चंद्रशाह को दे दिया था। लेकिन यहाँ पर जब गढ़कटंगा फॉल हुआ, यहाँ पर वो वीक पड़ा, तब भी कुछ टाइम तक ये सर्वाइव कर पाया। लेकिन अब ये इतना कैपेबल नहीं था, ये काफ़ी वीक हो चुका था और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया
बुंदेलास और मराठास के खिलाफ, और अल्टीमेटली ये उनके आगे हार गए। बात करते हैं एक और डोमिनेंट ट्राइब, अहोम्स की। ये जो अहोम्स थे ये माइग्रेट करके आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में म्यांमार से, और ये आए थे 13th सेंचुरी में। इसके बाद इन्होंने एक नया स्टेट क्रिएट किया था, एक पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करके जो भुइयाओं द्वारा चलाया जाता था, भुइयाँ जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड कहलाते थे। इसी के साथ साथ जब 16th सेंचुरी आई तो इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स को हराकर उसे अनेक्स कर लिया, 1523 में चूटियास का और 1581 में कोच हाजो का। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती थी वो भी इनके डोमिनेंस में आ चुकी थी, इनका किंगडम बढ़ चुका था। अब यहाँ पर अहोम्स ने काफ़ी बड़ा स्टेट बना लिया था। 1530s में वो फायर आर्म्स यूज़ करने लग गए थे। आप ये सोचिए, ये ट्राइब्स हैं और इनके पास ये टेक्नोलॉजी आना शुरू हो चुकी थी। तो 1530 में इन्होंने फायर आर्म्स यूज़ किए और 1660s आते आते ये इतने एफिशिएंट हो चुके थे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स मतलब तोप बनाने में सक्षम हो चुके थे। इसी के साथ साथ कोई भी किंगडम इजीली नहीं चलता, तो यहाँ भी इन्वेजन्स शुरू हो चुके थे। तो इन्हें सबसे पहला जो इन्वेजन फेस करना पड़ा वो आया था साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट मतलब वो एरिया जो कि आज आता है उड़ीसा में और झारखंड में। तो यहाँ पर अटैक किया था मुग़लों ने और इन्हें लीड कर रहा था मीर जुमला। यहाँ पर जो अहोम्स थे ये काफ़ी ब्रेवरी के साथ लड़े, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन्हें प्रोवाइड किया, लेकिन अल्टीमेटली बेचारे वो हार गए और यहाँ पर वो मुग़ल्स के अंडर चले गए। लेकिन यहाँ पर जो मुग़ल्स का कंट्रोल तक काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाया। अब जो अहोम स्टेट है यहाँ पर लेबर सिस्टम कैसा था? जो अहोम स्टेट है यहाँ पर फोर्स्ड लेबर चलती थी और इसी के साथ साथ दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क कॉल्ड पाइक्स। तो यहाँ पर जो फोर्स्ड लेबर होती थी उसे पाइक कहा जाता था। अब ये सिस्टम कैसे चलाते थे पाइक का? सबसे पहले ये एक गांव में जाते थे, वहाँ की पॉपुलेशन का सेंसस लेते थे मतलब जनगणना करते थे, फिर उसी हिसाब से हर एक गांव को पाइक्स को भेजना पड़ता था उनके पास रोटेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी जो इनकी कमजोरी बन गई। वो क्या थी? इन्होंने क्या किया कि अगर कोई एक गांव काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होता था तो वहाँ के लोगों को उठाकर वो ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देते थे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो इससे एक कौन ये निकल कर सामने आया कि जो अहोम क्लान थे ये टूटने लग गए थे। आखिर आप किसी एक परिवार को उठाकर कहीं और रख देंगे तो इनके बीच में बॉन्ड तो टूटने लगेगा। तो यहाँ पर यही हुआ था। इसी के साथ साथ जो 17th सेंचुरी आई वहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये काफ़ी सेंट्रलाइज हो चुका था। अब ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में काम कर रहे थे। यहाँ पर जो एडल्ट मेल्स होते थे उन्हें आर्मी में सर्व करना पड़ता था और ये यहाँ पर सारे के सारे मेल्स होते थे। ऐसा नहीं था कि आप अपनी चॉइस से वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो डैम्स को बिल्ड करने के काम में लगे हुए थे, इरिगेशन सिस्टम्स में लगे हुए थे और कुछ दूसरे तरीके के पब्लिक वर्क्स में लगे हुए थे। यहीं पर अहोम्स ने कुछ नई मेथड्स भी इंट्रोड्यूस की थी राइस कल्टीवेशन की। अहोम सोसाइटी जो थी ये कुछ क्लैंस में डिवाइड कर दी गई थी और इन्हें कहा जाता था खेल। अहोम किंगडम में जो आर्टिसंस थे ये बहुत कम होते थे। जो अहोम क्लैंस थे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आर्टिसन नहीं थे, इसीलिए जो आर्टिसंस की ज़रूरत थी ये नेबरिंग किंगडम से पूरी हुआ करती थी। अब ये जो खेल थे मतलब ये जो अहोम सोसाइटी डिवाइड हुई थी जिन क्लैंस में जिन्हें खेल कहा गया, ये खेल बहुत से गांव को, बहुत से विलेजेस को कंट्रोल किया करते थे। अब यहाँ पर अगर कोई एक पीजेंट है और उसे खेती किसानी करनी है तो उसे लैंड मिलती थी विलेज कम्युनिटी के द्वारा, और ये जो विलेज कम्युनिटी होती थी ये इतनी स्ट्रांग होती थी कि राजा भी बिना इनके कंसेंट के उस जगह को छू भी नहीं सकता था। ओरिजिनली जो अहोम्स थे ये अपने ट्राइबल गॉड्स की पूजा किया करते थे। इसी के साथ साथ 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस देखने मिलने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिलने लगी और 1714 के टाइम पर
यहाँ पर जो शिव सिंह है इसका इन्फ्लुएंस बना और एक काफ़ी डोमिनेंट किंगडम यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करके हिंदुइज़्म को डोमिनेंट कर दिया। लेकिन फिर भी जो अहोम किंग्स थे इन्होंने पूरी तरह से अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लूज़ नहीं किया था, इवन आफ्टर एडॉप्टिंग द हिंदुइज़्म। जो अहोम सोसाइटी थी ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड थी। यहाँ पर जो पोइट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, इन्हें लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। यहाँ पर थिएटर को भी एनकरेज किया जाता था, जो नाटक नौटंकी होती थी इसे भी एनकरेज किया जाता था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसलेशन वर्क भी हुआ था। यहाँ पर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे संस्कृत के जिन्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था, और कुछ हिस्टोरिकल वर्क जैसे बुरंजी इसे भी ट्रांसलेट कर दिया गया था, पहले अहोम लैंग्वेज में और देन उसके बाद असमीज़ लैंग्वेज में। कॉन्क्लूज़न, तो हम जिस पीरियड ऑफ टाइम में विज़िट कर रहे थे अपनी हिस्ट्री में, इस टाइम पर हमें काफ़ी कंसीडरेबल सोशल चेंजेस देखने मिले थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमें बर्न वेस्ड सोसाइटी देखने मिली, हमें ट्राइबल पीपल देखने मिले। लेकिन शुरू में जो ट्राइबल पीपल थे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग गए थे। और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो उनकी सोसाइटीज़ थी ये काफ़ी चेंज होने लगी थी। जो अलग अलग ट्राइब्स थे इनके अलग अलग तरीके के लाइवलीहुड्स भी होते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इनमें से बहुत से ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट बेस्ड सिस्टम का पार्ट बन चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म को पूरी तरह से नकार दिया था। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे जिनका स्टेट काफ़ी पावरफुल हो चुका था, उनके राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, और इनके यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज हुआ करता था, और इसी वजह से ये धीरे धीरे पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास ताकत आती है तो आप कुछ गलत कर बैठते हैं, तो इसी वजह से ये कई बार अपने से बड़े और कॉम्प्लेक्स किंगडम से लड़ाई करके हार जाया करते थे। द मंगोल्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंगोल्स के बारे में। तो अगर हम पास्टरल और हंटर गैदरर ट्राइब की हिस्ट्री को उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा नाम किसका निकल कर सामने आता है, ये आता है मंगोल्स का। मंगोल्स ये काफ़ी इनफेमस हुए, क्यों हुए ये आगे चलकर आपको मैं बताने वाला हूँ। ये इनहेबिटेट करते थे ग्रासलैंड को ऑफ सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया के घास के मैदान थे ये वहाँ पर रहते थे, जिसे स्टेप्स भी कहा जाता है, और कुछ एरिया इन्होंने फॉरेस्टेड भी ऑक्यूपाई कर रखा था जो कि इनके नॉर्थ में था। तो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसकी वजह से ये इनफेमस यानी तो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिनकी वजह से ये इनफेमस हुए यानी कुख्यात हुए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंगेज़ खान की, जिसे काफ़ी ज़्यादा खून खराबे के लिए जाना जाता है। तो 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और टर्किश ट्राइब्स को यूनाइट कर लिया और एक काफ़ी बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स खड़ी की थी। यहाँ पर जब उसकी डेथ हुई थी 1227 में, इसके पास बहुत सारी टेरिटरीज आ चुकी थी और इसके सक्सेसर ने काफ़ी वास्ट एम्पायर खड़ा कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी टेरिटरीज़ में रशिया के पार्ट थे, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट थे, चाइना के पार्ट थे, इवन वेस्ट एशिया के पार्ट भी थे। यहाँ पर जो मंगोल्स थे इनकी जो मिलिट्री है ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज होती थी और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये काफ़ी एफिशिएंटली वर्क किया करता था। ये इंडिया का फॉर्च्यून था कि, या फिर ये कहिए कि यहाँ के रूलर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसे दिया कि वो इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाया। हालांकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर मंगोल्स की, तो ये जो मंगोल्स होते थे ये इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हुए थे, इनका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री का इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ था क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आई एम मानव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।